हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंजाइम्स। आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं हूँ मिस्टर हेमंत टोप्पो, असिस्टेंट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये आपको पीपीटी slideshare.com में मिल जाएगा और हमारे ये सिलेबस में दिया है एंजाइम्स, जनरल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, mechanism of action, Michaelis and Menten equation and plots, Line and Weaver-Burke equation and plots। तो आज हम लोग एंजाइम्स का जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्लासिफिकेशन और बाकी चीज़, और इक्वेशन देखेंगे, माइकेलिस एंड मेंटल इक्वेशन देखेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है आपको slideshare.com में मिल जाएगा, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जो चाहिए उन्हीं का ध्यान रखना है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है या एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सो एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का हम पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे एक्शन करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे उसका स्पीड कि कैसे, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, जिसमें आएगा मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन एंड प्लॉट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है, लिविंग सिस्टम में जब कैटलिस्ट काम करता है तो उसको एंजाइम्स कहते हैं। ओके, बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब लिविंग सिस्टम में जब कैटलिस्ट, वही जब लिविंग सिस्टम में होता है तो उसको एंजाइम्स कहते हैं, कैटलिस्ट नहीं कहते। तो उसका काम क्या होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का, कि वो किसी भी रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और उस रिएक्शन में वो खुद रिएक्ट नहीं करता है, पार्टिसिपेट करता है, रिएक्ट नहीं करता है, और लास्ट में एंड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनता है और कैटलिस्ट एज इट इज़ रहता है। ठीक है, कैटलिस्ट एज इट इज लास्ट तक रहता है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी रिएक्शन होते हैं उनका रेट को बढ़ाता है, उसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं या एंजाइम्स कहा जाता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोटीन जानते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रोटीन होते हैं उन्हीं में से कुछ प्रोटीन्स का जो फंक्शन होता है एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स, एंजाइम्स कहते हैं। तो ज़्यादा से मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और फिर सम स्पेशल आरएनए स्पीसीज ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक है, कुछ आरएनए भी एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं, जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। राइबोजाइम्स क्यों? क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उससे राइबोजाइम्स का कहा जाता है। उसका एक एग्जांपल है दिखाया है, हैमर हेड राइबोजाइम। ओके, तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेन जो एंजाइम में स्ट्रक्चर में पाया जाता है, एक्टिव साइट होता है जहाँ पर उसका रिएक्शन होता है, जहाँ वो सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट मतलब जिससे प्रोडक्ट बनना है ना, वो जुड़ करके जहाँ जुड़ता है एंजाइम से उस साइट को एक्टिव साइट कहा जाता है। द एक्टिव साइट ऑफ ए एंजाइम इज द रीजन, वो ऐसा रीजन है एंजाइम का जहाँ सबस्ट्रेट ज्वाइन होता है या कोफैक्टर ज्वाइन होते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइन होते हैं और वहाँ उसको वो होल्ड करता है या पकड़ता है कोफैक्टर्स को या सबस्ट्रेट को, फिर लास्ट में प्रोडक्ट बनाता है। तो जो भी एंजाइम है उसमें 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया में ही एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ टोटल सरफेस, 5% से भी कम स्पेस में वो एक्टिव साइट होते हैं। तो इस हर एंजाइम के एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो स्पेसिफिक होता है। एक्टिव साइट हैज़ ए स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्पेसिफिक शेप बनता है जिससे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या स्पेसिफिक कोफैक्टर ही जुड़ सकता है। ओके, ए चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट। तो जैसे ही प्रोटीन का अगर शेप चेंज हो जाएगा तो उसका एक्टिव साइट का भी शेप चेंज हो जाएगा और उस एंजाइम का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा या अफेक्ट करेगा। तो प्रोटीन या जो एंजाइम है उसका शेप चेंज होने से एक्टिव साइट भी चेंज होगा, का शेप भी चेंज होगा, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा या अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक्टिव साइट को फर्दर हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं। बाइंडिंग साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट ज्वाइन होता है ना, इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइट टू द एक्टिव साइट, है ना, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट में ज्वाइन होता है। और एक कैटालिटिक साइट, इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का वो कैटालिटिक एक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, उसको कैटालिटिक रिएक्शन कहेंगे। फिर कोफैक्टर्स भी जुड़ते हैं, है ना, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं अगर कई बार एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म, यहाँ एंजाइम अपन देख सकते हैं, एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसमें जब कोफैक्टर जुड़ता है तब फिर एक्टिव हो जाता है और फिर वो बाइंडिंग साइट बनाता है और उसमें ये दो सबस्ट्रेट L1 L2 जुड़ करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कई बार कोफैक्टर भी जुड़ते हैं। ठीक है, कोफैक्टर भी टू टाइप्स के, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक। अगर कार्बन कंपाउंड से बने हैं तो ऑर्गेनिक, और नॉन कार्बन कंपाउंड से बने हैं हाइड्रोकार्बन से तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के एग्जांपल हैं, जैसे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के एग्जांपल हैं एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिक्वायर्स जिंक फॉर इट्स एक्टिविटी। ठीक है, जिंक चाहिए। वैसी हेक्सोकाइनेस कोफैक्टर मैग्नीशियम या मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक हो गए, इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है। और वैसे ही ऑर्गेनिक कोफैक्टर में है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस रिक्वायर्स स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। ठीक है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम है, उसके लिए ये जरूरी है एज ए कोफैक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को भी है पर ये ज़्यादा अपनी डिटेल में नहीं जाना है। फिर सबस्ट्रेट क्या होते हैं? सबस्ट्रेट, द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज सबस्ट्रेट। जिसके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होना है जिनके बीच में, उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है।
इन बायोकेमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन जिसके बीच होना है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो सबस्ट्रेट ज्वाइन होता है एंजाइम से, हम लोग देख रहे हैं सबस्ट्रेट ज्वाइंस एंजाइम। व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम इट फॉर्म ए सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। जब ये यहाँ से जुड़ जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे प्रोटीन बनता है किसमें, राइबोसोम्स में बाइंड होकर के प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, ये हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, उसी में है ना डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन जैसा बनता है वैसे ही एंजाइम्स भी बनते हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी एक प्रकार के प्रोटीन ही है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं सेंट्रल डॉगमा में, जो कि है ना डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस भी अपन देखे हैं, मैं आपका अपलोड किया था। ठीक है, फिर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनके नाम आप देख सकते हो, ऑक्साइडो रिडक्टेज, इस टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन पैनक्रियास। ठीक है, तो ये सब इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का उसने डिफ्रेंशिएट किया, इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज़, उसी में हम देखेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जनरल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, उनका क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहला, एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसमें एंजाइम्स उस रिएक्शन का रेट को या स्पीड है उसको बढ़ा देता है। अब बढ़ाता कैसे, इसमें यहाँ पर दिया है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, उसका एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उस रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, देयर प्रेजेंट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर उसका एंजाइम्स प्रेजेंट है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है उसको चेंज नहीं करता है ना, जो एंड प्रोडक्ट बनना है वैसा ही बनता है, और वो खुद पार्टिसिपेट, मतलब रिएक्शन में भाग वो पार्टिसिपेट करता है, पर लास्ट में वो एंड प्रोडक्ट में एंजाइम्स खुद सेम जैसा था वैसा ही रहता है, और जो सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होकर एंड प्रोडक्ट जो बनना है वो वही बनता है, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ठीक है, हम लोग देखे दे आर हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि उसका एक्टिव साइट अलग अलग होता है, इसलिए हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, इसलिए कहा गया दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम कैटलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन में या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटलाइज करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सलेट केमिकल रिएक्शन। थोड़े अमाउंट के ही एंजाइम्स क्या है, एक्सलरेट मतलब स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना, स्पीड उसका बढ़ा सकता है केमिकल रिएक्शन का। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी एंजाइम्स प्रोटीन है तो सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, अगर पीएच चेंज हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, या सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन जिसके बीच में रिएक्शन करना है वही
उसका कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है या सेंसिटिव है। अगर पीएच चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा या सबस्ट्रेट की मात्रा या कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होगी, उस पर भी उसका सेंसिटिविटी चेंज होता है, उसका सेंसिटिव चेंज होता है, यानी कह सकते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने या घटाने का जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट होता है। फिर है टर्न ओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट molecules transformed per minute by one enzyme molecule। मतलब टर्न ओवर नंबर मतलब कोई भी एंजाइम बार बार क्या करता है, एक बार उसने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बना दिया, तो एक मिनट में एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है पर मिनट, वो उसका क्या हो गया, टर्नओवर नंबर हो गया। ठीक है, टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम। एक एंजाइम एक मिनट में कितने सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करता है या चेंज करता है इनटू प्रोडक्ट। ओके, फिर है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। इसमें बस ये ध्यान रखना है नोमेनक्लेचर कि एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर उनके कैसा रखा गया है। तो जो भी सबस्ट्रेट है उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। लास्ट में सफिक्स या लास्ट में उसको एस जोड़ दिया जाता है, ASE, बाय एडिंग सफिक्स एस एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम्स आर नेम। ठीक है, जैसे माल्टोज प्लस वाटर, इसमें एक एंजाइम काम करता है तो उस एंजाइम का नाम सिंपली रख दिया गया है माल्टेज। ठीक है, वैसे ही मान लो सम एंजाइम्स आर नेम्ड बिफोर ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम एज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो लास्ट में सफिक्स जोड़ना है एस, तो वो एंजाइम का नाम हो जाएगा। जैसे लैक्टोज का लैक्टेज एंजाइम, सबस्ट्रेट का नाम लैक्टोज है, उसमें लैक्टेज एंजाइम काम करता है तो प्रोडक्ट ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। ठीक है, वैसे माल्टोज के लिए एंजाइम अगर काम करता है उस एंजाइम का नाम माल्टेज, जिससे ग्लूकोज बनता है। सेलुलोज जो कि ग्लूकोज से मिलके बना होता है तो उसके लिए एंजाइम काम करता है सेलुलेज, तो उससे एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनाता है। लिपिड कोई है तो लाइपेज, लिपिड से बनता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। वैसे स्टार्च के लिए एमाइलेज, क्योंकि ये एमाइलोपेक्टिन इसमें रहता है इसलिए एमाइलेज नाम दिया गया, स्टार्चेज नहीं है, एमाइलोपेक्टिन से एमाइलेज नाम है। और इससे माल्टोज शुगर में बनता है, ये टूटता है। वैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, इसके लिए पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड में टूटता है। ठीक है ना, चेन में टूट जाता है। ओके, फिर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे ए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। A systematic classification of enzymes has been developed by International Enzyme Commission। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन के द्वारा। तो इसका किस बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स, कि वो कौन सा रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। देयर आर 6 मेजर क्लासेस, इनको 6 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है और उसको फर्दर सब क्लासेस में भी डिवाइड किया गया है और उसके बाद भी और सब क्लासेस में
सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कौन से मेन इसके टाइप्स हैं। तो पहला क्लास है एंजाइम क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। ऐसे एंजाइम्स जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं उनको क्लास में रखा गया है एंजाइम क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, जिसके एग्जांपल्स है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, बहुत सारे टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो उनमें जितने एंजाइम्स आते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है, जिनका ग्रुप का नाम रखा गया है ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। वैसी ट्रांसफरेजेस और फिर है ट्रांसफरेजेस। इसमें क्या होता है, ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स जब कोई केमिकल ग्रुप एक ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, वो मूव करता है केमिकल। फॉर एग्जांपल एक मिथिल ग्रुप है, उसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से वहाँ। ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है या हो रहा है ना, मूव हो रहा है केमिकल ग्रुप, तब उस केमिकल रिएक्शन को ट्रांसफरेजेस कहते हैं। या उसमें जो एंजाइम आते हैं जितने भी जो कि केमिकल ग्रुप को मूव करते हैं उनको ट्रांसफरेजेस कहते हैं। उसमें एग्जांपल है हेक्सोकाइनेस। फिर हाइड्रोलाइसिस कराता है, जो बॉन्ड क्लीवेज कराता है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप वाटर हो, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। ठीक है, इसको एग्जांपल है लाइजोजाइम। फिर लाइजेजेस मतलब लाइसिस मतलब तोड़ना, ये भी तोड़ ही रहा है, पर इसमें नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड है, मतलब जिसमें वाटर नहीं है वैसा बॉन्ड को ये तोड़ रहा है। इसका एग्जांपल है फ्यूमेरेज। ठीक है, फिर है आइसोमेरेजेस ग्रुप में वो आते हैं जो इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफ़र कराते हैं। आइसोमराइजेशन मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही उस ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा, मतलब उसका आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला या फिर तो आइसोमरेज एंजाइम, जहाँ आइसोमर्स वो होते हैं जिनका केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर उनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइगेसेस, उन एंजाइम्स को इस ग्रुप में रखा गया है जिनका लाइगेस मतलब जोड़ता है, जोड़ने वाला, लाइगेस मतलब जोड़ना, सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, नया कोवेलेंट बॉन्ड बना करके दो सबस्ट्रेट के बीच में उनको जोड़ेगा। ठीक है, तो उनको कहा जाता है जैसे आरएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है जो कि इस ग्रुप में रखा गया है लाइगेजेस में। देखो यहाँ क्लास में ऑक्सीडो रिडक्टेजेस रखा गया, मतलब किसी एक एंजाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में बात कर रहा है। वैसी ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेसेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेसेस। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन the catalytic efficiency of enzymes is explained by two perspectives। किसी भी एंजाइम का कैटेलिटिक इफिशिएंसी दो प्रोस्पेक्टिव में उसको बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। पहला थर्मोडायनेमिक चेंजेस और प्रोसेसेस एट एक्टिव साइट। तो थर्मोडायनेमिक चेंजेस क्या आ रहे हैं उसमें, और दूसरा प्रोसेस ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में क्या प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक चेंजेस में क्या आएगा,
जो हम लोग प्रॉपर्टीज में पहले देखे थे कि टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट, ये 3 इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक चेंजेस, ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव एनर्जी बैरियर्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है इसमें एनर्जी लगता है या एनर्जी कंज्यूम होता है। ठीक है, एनर्जी बैरियर्स मतलब एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो उस एनर्जी कि कितने एनर्जी चाहिए उसको बैरियर्स भी कहा गया जा रहा है यहाँ। तो डिफरेंस इन ट्रांजिशनल स्टेट एंड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन बैरियर। ठीक है, डिफरेंस इन ट्रांजिशनल स्टेट एंड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एक्टिव। यहाँ हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, एक में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और दूसरे में भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। तो देखो यहाँ फ्री एनर्जी जब कैटलिस्ट था, जो नीचे वाला ग्राफ बना है उसमें जब कैटलिस्ट है, ट्रांजिशन स्टेट कैटलाइज्ड, जब उसमें कैटलिस्ट यूज हुआ तो एनर्जी उसमें कम लगा। यहाँ एनर्जी दिखा रहा है इस ग्राफ में, तो ये एनर्जी ज़्यादा लग रहा है कब, जब उसमें एंजाइम नहीं है। यहाँ इसमें एंजाइम है, लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है, पर एक जो एनर्जी लेवल यहाँ ज़्यादा लग रहा है अगर वहाँ अनकैटलाइज्ड है, कैटलिस्ट नहीं है, और यहाँ क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलाइज्ड है, और यहाँ अनकैटलाइज्ड मतलब यहाँ कैटलिस्ट नहीं है। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी लग रहा है, मतलब रिएक्शन के लिए जो एनर्जी लग रहा है, दोनों में जो डिफरेंस आता है, ठीक है ना, वो कहलाता है एक्टिवेशन बैरियर। ठीक है, एक्टिवेशन बैरियर इसको कहा गया है। ठीक है, ग्राफ में तो वही थर्मोडायनेमिक, ओनली ए फ्यू सब्सटेंस क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। तो कुछ ही सब्सटेंस क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी उनको मिलती है तो चेंज इनटू प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स में डेवलप होते हैं। और उन रिएक्शन का अगर बिना कैटलिस्ट के देखा जाए तो रिएक्शन स्लो होगा, या बिना एंजाइम्स के वो स्लो होंगे। पर एंजाइम्स जैसे ही उसमें आते हैं तो सबस्ट्रेट उनमें जुड़ के प्रोडक्ट बनाएंगे जल्दी। ठीक है, एक्सेलरेट करेंगे रिएक्शन। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स द सेम एंड द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ओके, तो थर्मोडायनेमिक चेंजेस में क्या होते हैं, टेम्परेचर के साथ किसी भी रिएक्शन का इफेक्ट क्या हो रहा है, या टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन में क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका हम लोग देखते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, जनरली एनर्जी है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं विदाउट एंजाइम किसी लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनना है तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, और वही जब उसमें एंजाइम आ रहा है तो एनर्जी कम लग रहा है। ठीक है, तो वही ये बता रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। नेट एनर्जी, नेट एनर्जी देखो दोनों जगह क्या हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम और विदाउट एंजाइम, इसमें बताया गया है। ठीक है, प्रोसेस एट द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में क्या प्रोसेस होता है, कोवैलेंट कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस, कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, कैटालिसिस बाय स्ट्रेन। ठीक है, इसको देखेंगे क्या होता है आगे। कोवैलेंट कैटालिसिस, एंजाइम इज रिलीज अनअल्टर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। Enzyme form covalent linkage with substrate forming transient enzyme substrate complex with very low activation energy। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है और फिर
प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड पहले इधर था, फिर उधर बन गया, ए अलग था और बी सी एक साथ था, फिर ए बी सी एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद में रिएक्शन ए बी को जोड़ के सी को अलग कर दिया, तो प्रोडक्ट बन गया ए बी और सी। ठीक है, ए बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। एसिड बेस कॉम्प्लेक्स कैटालिसिस मोस्टली अंडरटेकन बाय ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, catalysis by proximity. In this catalysis molecules must come in bond forming distance, वो इतने पास आ जाएं कि बॉन्ड उसमें बन सके। When enzyme binds, the region of high substrate concentration is produced an active site. This will orient substrate molecule especially in a position ideal for them. इसमें क्या होता है, वो ऐसा पोजीशन बना लेगा जिससे उन दोनों में एक क्या हो सके, ऐसे एरिया को वो आमने सामने लाएगा जिसके बीच में क्या होगा, ऐसे ओरिएंटेशन में लाएगा जिससे वो वहाँ रिएक्शन कर पाएगा जो उनके लिए आइडियल होगा। बाय बॉन्ड स्ट्रेन मोस्ट अंडरटेकन बाय लाइजेस। इसके बाद है कैटलिसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन। कैसे बॉन्ड स्ट्रेन के द्वारा कैटलिसिस, द एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग कॉजेस रीओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ साइट ड्यू टू इन अ स्ट्रेन कंडीशन, है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग कि ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, और यहाँ सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और फिर यहाँ उसने क्या किया, एंजाइम चेंजेस द शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बॉन्ड्स। जैसे ये जुड़ता है तो ये थोड़ा सा चेंज कर देता है शेप, तो उससे फिर प्रोडक्ट ये दूसरा बन जाता है, फिर प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाता है। दस ट्रांजिशन स्टेट इज रिक्वायर्ड एंड हियर बॉन्ड इज अनस्टेबल एंड इवेंचुअली ब्रोकन। ठीक है, वहाँ बॉन्ड जो है वो ब्रोक होके नया ट्रांजिशन या नया शेप बना लेता है। इन दिस वे बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट इज ब्रोकन। सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड जुड़ करके नया प्रोडक्ट बन जाता है, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, कैटलिसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन। बॉन्ड को वो तोड़ देता है उनके